हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट लेक्चर यानी कि आखिरी लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 9। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो चैप्टर काफी दिनों से चल रहा है, आप देख सकते हो आज 9वां लेक्चर है एंड फाइनली 2 टॉपिक और आपको कवर कराना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। और आज फाइनली ये चैप्टर भी जो है दोस्तों हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट। एक सैटेलाइट में वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज पे जब खड़े होते हैं तो हमें क्या होती है, ग्रेविटी खींचती है ऊपर से। लेकिन अगर मैं एक चीज ऐसा बताऊं कि हम लोग को ग्रेविटी जो खींचती है, हम लोग जमीन पे चिपके हुए रहते हैं इसके लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके काम करे तो फिर क्या होगा, तो उसके ऊपर कैसा कंसीडरेशन हम लोग करेंगे वो हम लोग को देखना है। तो ये जो वेटलेसनेस होता है, इट इज डिस्क्राइब बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, इसके ऊपर ये पूरा कंसेप्ट टिका हुआ है। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, आपने 9th में पढ़ा होगा और ये लेक्चर्स में भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है। न्यूटन सेकंड लॉ इज नथिंग बट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज आवर न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज द न्यूटन सेकंड लॉ। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और ये आपको पहले से पता भी होगा आई गेस। तो ये जो हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, इसी के ऊपर हमारा वेटलेसनेस का जो पूरा प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है। अब कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल कि एक समझ लो आपका एक लिफ्ट है, ठीक है ना। समझ लो क्या है, एक लिफ्ट है, ठीक है। यहां पे मैं बनाने की कोशिश करता हूं एक लिफ्ट जैसा कुछ चीज। समझ लो ये क्या है, एक लिफ्ट है एंड लिफ्ट के अंदर जो है एक आदमी जो है यहां पे खड़ा है, ठीक है ना। एक आदमी जो है ये लिफ्ट के अंदर खड़ा है। तो क्या होता है, लिफ्ट जो होती है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके काम करती है। समझ लो 10 माले का एक बिल्डिंग है, 10 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग है, तो क्या हो जाएगा, वो लाइक जमीन से ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप पे जाएगा। यानी कि जब हम लोग लिफ्ट के अंदर खड़े रहेंगे तो हमारा ग्रेविटी तो काम कर रहा है, लेकिन साथ में एक ऊपर का फोर्स जो है जो उसको खींचता है वो भी उसके ऊपर काम कर रहा है। यानी कि 2 फोर्स कौन से काम करेंगे, एक तो नीचे की तरफ खींचेगा ये लिफ्ट को ऑटोमेटिकली, जब ग्रेविटी पुल करेगा तो ग्रेविटी जो होता है mg होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 2 फोर्स इसके ऊपर काम करता है। पहला जो फोर्स इसके ऊपर काम करेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, जो कि आपका क्या होता है, mg होता है, करेक्ट है। और दूसरा एक फोर्स होता है हमारा नॉर्मल फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, nf बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, जो कि इसके ऊपर एक्ट करेगा। यानी कि उसको ऊपर की तरफ जो खींच रहा होगा, ऑब्वियसली लिफ्ट ऊपर जाएगी, यानी कि कुछ तो एक ऐसा फोर्स है जो उसको खींच रहा है, तो वो हमारा फोर्स कौन सा रहता है, एन फोर्स रहता है, यानी कि नॉर्मल फोर्स रहता है। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है और इसका हम लोग नेट फोर्स अगर निकालने की कोशिश करेंगे, टोटल अगर हम लोग नेट फोर्स जो होता है इसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पे, दैट इज एन ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ माइनस mg हो जाएगा। यानी कि टोटल फोर्स F जो था वो क्या हो जाएगा, n माइनस mg। दैट इज नॉर्मल अपवर्ड की तरफ जा रहा है, n निगेटिव की तरफ mg जा रहा है, दैट्स व्हाई माइनस का साइन लिया, n माइनस mg ले लो, या फिर उसका उल्टा हम लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में mg माइनस n भी आप लिख सकते हैं ऊपर के डायरेक्शन में। क्लियर है, क्योंकि हम लोग ने विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी कंसीडर किया है। तो अब यहां पे बहुत सारे केसेस जो है सामने आते हैं। अब इसकी बात यह है कि जब भी कोई भी लिफ्ट के अंदर कोई भी एक तरीके से बोल सकते हैं ना, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कंसीडर किया जाता है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन ही लिया जाएगा। यानी कि जब फोर्स के साथ लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाती है, तो यानी कि उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, यानी कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है। आप ही बताओ दोस्तों, बहुत ईजी चीज है कि अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि कौन सा फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स। यानी कि जब भी हमारा लिफ्ट जमीन के ऊपर रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी फोर्स है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी ऊपर का फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जब भी लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे केसेस हम लोग को देखने हैं। सबसे पहला जो केस यहां पे देखना है, केस नंबर 1, इसमें हम लोग को देखना है कि अगर हमारा जो लिफ्ट है उसके पास अगर 0 एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, लिफ्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, क्या है उसके पास, अगर लिफ्ट के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो 0 एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है या तो क्या रहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा, या तो वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड होगा, लेकिन उसके ऊपर जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ऑब्वियसली वी नो कि व्हेनेवर जो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन उसका क्या होता है, 0 हो जाता है। तो या तो वो रेस्ट पोजीशन में होगा तो उसका 0 एक्सेलरेशन है, या तो उसकी वेलोसिटी सेम होगी,
या फिर अपवर्ड आने की या फिर डाउनवर्ड आने की, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है वो टाइम पे। क्लियर है? तो वो केस में क्या होता है नॉर्मली कि जो फोर्स रहेगा आपका, वो नॉर्मल जो फोर्स रहेगा, टोटल नेट फोर्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज mg माइनस n हो जाएगा, और जो कि हो जाएगा जीरो, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। तो एक्सेलरेशन व्हेनेवर देयर इज एक्सेलरेशन इज जीरो, तो आवर नेट फोर्स इज आल्सो बिकम्स जीरो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो हो जाएगा। और इसके वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स फील होगा, यानी कि कोई इंसान अगर वो लिफ्ट में है और ऐसा कंडीशन जो है, तो उस इंसान के ऊपर जो वेट एक्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका खुद का वेट यानी कि mg जो है वो ही एक्ट करेगा, इसके अलावा और कोई भी फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ यहां पे खड़ा हूं, तो मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पे कि सिर्फ और सिर्फ ये मेरा वजन ही इसके ऊपर लग रहा होगा, यानी कि जो मेरा फोर्स है, मास और ग्रेविटी, वही सिर्फ इसके ऊपर लग रहा होगा। अब बात कर लेंगे केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 क्या बोलता है यहां पे, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि जब हमारा लिफ्ट के पास नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, तो सबसे पहले केस नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। केस नंबर 2 में हम लोग को ये देखना है कि लिफ्ट के पास अपवर्ड एक्सेलरेशन फोर्स है, यानी कि लिफ्ट हैव अपवर्ड एक्सेलरेशन फोर्स। लिफ्ट के पास क्या है, अपवर्ड एक्सेलरेशन फोर्स है। तो वो केस में क्या होगा ये हम लोग को देखना है। तो जब भी लिफ्ट के पास अपवर्ड एक्सेलरेशन फोर्स रहेगा तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज उसके ऊपर मास और ग्रेविटी यानी कि जो उसका खुद का वेट है वो तो एक्ट करेगा, लेकिन साथ में क्या एक्ट करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा, दैट इज एक्सेलरेशन का जो भी मास रहेगा, यानी कि जो लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है उसका जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा उसका भी उसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है ऐड हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स विल बी इक्वल टू mg प्लस ma। ठीक है? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। अब बात कर लेंगे और केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 यहां पे हम लोग को क्या बोला है कंसीडरेशन करने के लिए। केस नंबर 3 में हम लोग को ये देखना है कि जो लिफ्ट होगा अगर उसके पास नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन फोर्स रहेगा तो वो क्या करेगा, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। ठीक है? तो यहां पे जो नेट फोर्स रहेगा, ठीक है, नेट फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, mg माइनस ma। यहां भी यानी कि क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, यहां पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक तरीके से यहां पे यूज कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जब भी रहेगा तो हमारा जो फोर्स रहेगा वो mg के बराबर रहेगा, लेकिन इसमें से हम लोग जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट्स व्हाई वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए हम लोग ने माइनस कंसीडर किया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये थर्ड जो केस है आपका ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं केस नंबर 4 की। तो केस नंबर 4 क्या दिया है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चौथा केस, तो चौथा केस हम लोग को ये मानना है कि अगर कभी ऐसा होता है कि लिफ्ट जो है टोटल फ्री फॉल कंडीशन में है, यानी कि टोटल यहां पे नीचे आ रहा है, ठीक है ना, एकदम फ्रीली वो फॉल हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब वो फ्रीली फॉल होगा तो वो टाइम पे जो लिफ्ट का कंडीशन रहेगा दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, वो किसका रहेगा, टोटल वेटलेसनेस का एग्जांपल रहेगा, यानी कि उसके ऊपर कोई भी वेट एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल वेटलेस नेस का ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। तो केस नंबर 4 में फ्री फॉल जब भी हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा नेट वैल्यू रहेगा दैट इज mg माइनस ma जो था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है एक्ट नहीं कर रहा है। और ये टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेइंग मशीन अगर मैंने कुछ रखा इसके ऊपर, अगर मैंने इसके ऊपर वेइंग मशीन रख दिया, यानी कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर मैंने एक वेइंग मशीन रखा हुआ है और वो वेइंग मशीन के ऊपर एक इंसान खड़ा है, तो उसके ऊपर जो वजन दिखाएगा, जो वेइंग मशीन रहेगा उसके ऊपर जो वजन दिखाएगा वो कितना दिखाएगा दोस्तों, वो दिखाएगा जीरो, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, टोटल कोई भी फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है उसके ऊपर, वेटलेसनेस का सिचुएशन आ गया, तो वो टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, केस नंबर 4 फ्री फॉल का वैसा कंडीशन रहेगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज भी आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। अब एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसका नाम है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो किस प्रकार सैटेलाइट जो है एक रिवॉल्यूशन जब काटता है तो उसका टाइम पीरियड क्या हो सकता है, ये हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन है आपको मैं कराना चाहता हूं, और उसका फॉर्मूला जो है आपको डिराइव करा दूंगा। एंड ये होने के बाद फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा एंड फाइनली ये चैप्टर भी जो है हमारा खत्म हो जाएगा, जो काफी दिनों से चल रहा था। क्लियर है? तो इसको फटाफट से रफ करके आगे का जो पार्ट है आपको फटाफट से एक्सप्लेन करके हमारा लेक्चर को खत्म कर देंगे। ओके, क्या नाम है टॉपिक का, दैट इज सैटेलाइट का हमारा वेटलेसनेस का तो हो गया अभी, और ये वाला है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है? तो हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट से, इसको भी रफ कर लेता हूं। ये हमारा मेन हेडिंग था, इसको भी हम लोग ने रफ कर लिया क्योंकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, टाइम पीरियड। ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी सैटेलाइट टाइम पीरियड क्यों हम लोग को चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि सैटेलाइट्स जो होते हैं वो हमारे अर्थ के आसपास चक्कर काटते हैं, यानी कि एक तरीके से रिवॉल्व होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं डेफिनेशन बोलने की कोशिश करूं, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर टी से डिनोट करेंगे टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो अगर क्या होता है
कि जितना टाइम लगता है एक सैटेलाइट है, जितना टाइम लगेगा वो सैटेलाइट को अर्थ के पूरा एक रिवॉल्व होने के, यानी कि पूरा गोल गोल चक्कर काटने के लिए, एक रिवॉल्यूशन करने के लिए जितना भी टाइम लग रहा है किसको, सैटेलाइट को, वो जो टाइम पीरियड रहेगा वही रहेगा हमारा, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। क्लियर है? तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोला जाए, द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ का एक रिवॉल्यूशन काटने के लिए, घूमने के लिए उसको कितना टाइम पीरियड लग रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। क्लियर है दोस्तों? उसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। तो इसमें अगर मैं इसका डेरिवेशन डिराइव करने की कोशिश करूं तो एक चीज हमें पता है, वी नो दैट कि जो क्रिटिकल स्पीड होता है या फिर क्रिटिकल जो वेलोसिटी होती है, वी नो दैट इज सर्कमफरेंस अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है ना, 2 पाई आर अपॉन टी, ये हम लोग को पता है। VC इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी होता है। चलो मैं मान लिया, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। एक और VC का फॉर्मूला हमें पता है जो कि हमने पहले डिराइव किया हुआ है, दैट इज VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, VC इज इक्वल टू GM अपॉन R, ये हमने देखा है। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखोगे दोनों के दोनों, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड है VC यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, दोनों ही सेम है। तो हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R विल बी इक्वल टू 2 पाई R अपॉन T। इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R इज इक्वल टू 2 पाई R अपॉन T। अब यहां पे देखो अंडर रूट है, तो मैं इसको हटाने के लिए क्या कर सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये GM जो अंडर रूट में था वो हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये हो जाएगा GM, ठीक है, ये हो गया GM, ये टोटल रूट में है तो ये हो गया GM अपॉन R हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, R का स्क्वायर R स्क्वायर, T का नीचे T स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक तरीके से ये GM को इधर ही रखता हूं और ये R को वो साइड भेज देता हूं। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये T स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए ना, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो है वो T के फॉर्म में, तो मैं T के फॉर्म में निकाल सकता हूं। वी गेट T विल बी इक्वल टू, सॉरी T स्क्वायर है ना, तो T स्क्वायर विल बी इक्वल टू, T स्क्वायर को इधर भेज दिया, GM को इधर भेज दिया, R को इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, T स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंदर तो 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर तो पहले से ही था, और ये R उधर चला गया तो ये R क्यूब हो जाएगा, करेक्ट है, और नीचे आ जाएगा उसके GM। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या किया मैंने, ये R को इधर भेज दिया तो ये R क्यूब हो गया, बाकी 4 पाई R स्क्वायर पहले से ही था, T स्क्वायर जो नीचे था उसको यहां पे ले लिया, और GM जो इधर था उसको नीचे ले लिया T की जगह पे। क्लियर है? अब देखो ये T स्क्वायर हो गया, लेकिन हमें चाहिए T का वैल्यू, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये T का हो जाएगा, T स्क्वायर का हो जाएगा T विल बी इक्वल टू 4 का बन जाएगा 2, पाई स्क्वायर का बन जाएगा पाई, एंड ये R क्यूब का हम लोग रूट में डाल देंगे, यानी कि ये R क्यूब हो गया, और नीचे आ जाएगा GM। समझ में आ रहा है? तो T इज इक्वल टू 2 पाई R क्यूब अपॉन रूट में GM हो गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से फॉर्मूला हो गया बाय विच वी कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पे एक चीज आपको बताऊं कि हमारा जो R होता है, R का मतलब क्या होता है, दैट इज रेडियस, लेकिन अगर मैं हाइट भी कंसीडर करूंगा तो R क्या हो जाएगा, जो हमारा R रहेगा, यहां पे आपको एक चीज पता है कि R जो रहेगा वो R प्लस H के बराबर रहता है, करेक्ट है ना। जब मैं रेडियस और हाइट दोनों कंसीडर करता हूं तो R विल बी इक्वल टू R प्लस एच, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू 2 पाई, ये अंडर रूट में R के जगह पे मैं लिख सकता हूं R प्लस एच का क्यूब, एंड ये नीचे आ जाएगा GM, एंड दिस विल बी अनदर फॉर्मूला, एंड वी कैन से इट एज कि दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ये फॉर्मूला जो है हमारा मेन फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो है मेजर कर सकते हैं, इफ द गिवन रेडियस एंड हाइट इज गिवन। ठीक है ना, ऐसा जब भी दिया रहेगा तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं इस प्रकार से। लेकिन एक चीज और पता है दोस्तों, क्या पता है कि हमारा जो GM का वैल्यू है, ये हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है कि GM इज इक्वल टू G ऑफ हाइट मल्टीप्लाई बाय R प्लस एच दी होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला था जो कि हमने बहुत पहले डिराइव किया हुआ था। ठीक है, तो यहां पे GM के जगह पे ये मैं लिख सकता हूं, करेक्ट है, तो लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई हो गया, अंडर रूट में आप देखोगे तो यहां पे R प्लस एच जो क्यूब था, और नीचे GM के जगह पे क्या हो जाएगा, GH, ये पूरा है, ठीक है, GH R प्लस एच दी होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ये होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाए और ये क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, एक थोड़ा सा जगह बचा है यहां पे, T इज इक्वल टू 2 पाई यहां पे, और अंदर क्या बचा, R प्लस एच बचा, ब्रैकेट में रूट में R प्लस एच बचा, और नीचे बच रहा है सिर्फ और सिर्फ GH। तो ये क्या बच गया, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R प्लस एच अपॉन GH। लेकिन R प्लस एच क्या होता है, R के बराबर होता है, यानी कि T विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R अपॉन
GH and this will be become our one more formula for calculating the time period of satellite. क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा कि बहुत ही अच्छा डेरिवेशन था, बहुत ही सिंपल है और ये एग्जाम में पूछता भी है कि एक्सप्लेन द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो आपको पहले डेफिनेशन लिखना है कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता क्या है, उसके बाद ये छोटा सा डेरिवेशन आपको डिराइव करना है जिसमें आपको ये एंड दिस फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला जो मेन डिराइव करके दिखाने हैं, ठीक है। और यही फॉर्मूले के हेल्प से ही हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड, जिसमें आपको रेडियस दिया रहेगा, ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट का दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो होता है हमारा ये जो टॉपिक है फाइनली टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये टोटली होता है खत्म। एंड जैसा कि आपको मैंने बोला कि ये हमारा था आखिरी टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, ये होता है हमारा टोटली कंप्लीट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।